नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी लिटरेचर में। आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ आरंभिक उपन्यास जो उर्दू के उपन्यास थे और बाद में उन्होंने उनको हिंदी में रूपांतरित किया, किस उपन्यास को किया हिंदी में परिवर्तित या किसको नहीं किया, ठीक है। और उन उपन्यासों का उर्दू में क्या नाम था जो हिंदी में लिखे गए उर्दू से हिंदी में। तो साथियों, इसके ऊपर आज बात करेंगे। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। ये जानकारी आपको किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलेगी, किसी पुस्तक में भी शायद ही मिले, क्योंकि उनकी हमेशा बात की जाती है हिंदी के उपन्यासों के ऊपर ही, ठीक है। तो बहुत बहुमूल्य जो आपके लिए वीडियो मैं लेकर आया हूँ, तो साथ जरूर दीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, ऐसे मत छोड़ दीजिएगा बीच में, क्योंकि ये बहुमूल्य जानकारी आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो को। तो साथियों, हिंदी में जो उनके जो सबसे पहले वाले जो नाटक माने जाते हैं, सेवा सदन और वरदान, लेकिन साथियों ये भी उर्दू के उपन्यास थे, ठीक है। प्रेमाश्रम, ओके, और रंगभूमि, ठीक है। ये चार उपन्यास जो थे उनके उर्दू के थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसको हिंदी में परिवर्तित किया, हिंदी में रूपांतरित किया। लेकिन साथियों, जो चार उपन्यासों को छोड़कर हम आपको बता देना चाहते हैं कि मैं आज सेवा सदन और वरदान और इससे पहले कुछ उर्दू के उपन्यास जो लिखे थे उन्होंने, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर 4 या 5 उपन्यासों के ऊपर बात करेंगे। बाकी हम जितना भी बच जाएगा, जैसे प्रेमाश्रम से लेकर गबन, कर्म भूमि, गोदान, मंगलसूत्र तक की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए ये वाला। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि इससे पहले आपने कभी भी उनके उर्दू के उपन्यासों के बारे में विशेष रूप से जब विस्तृत या संक्षिप्त रूप से नहीं पढ़ा होगा। हम संक्षिप्त रूप से भी बताएंगे और विस्तृत रूप से भी बताएंगे, ठीक है। क्या नाम था उर्दू में और कौन सी पत्रिका में छपा करता था, कैसे छपा करता था, ये सारी बातें आज मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर। तो साथियों, हमारे पास जो आज मुंशी प्रेमचंद जी का जो उर्दू का पहला उपन्यास है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। असरारे माविद उर्फ देवास्थान रहस्य, जो कि 1903 से लेकर 1905 ईस्वी तक छपा। मतलब क्या अभी क्या छपा, आप बोलेंगे कि ये कैसे 1903 से लेकर 1905 तक छपा। आपको बताऊं साथियों, ये धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होता था एक पत्रिका में, उर्दू की एक पत्रिका में। लेकिन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यह प्रेमचंद के 4 आरंभिक उपन्यासों के संकलन मंगलाचरण का प्रथम उपन्यास है। साथ ही जैसे कहानी संग्रह होता है, उसमें बहुत सारी 30-25 कहानियाँ होती हैं, कई कई कहानीकारों ने 10 कहानियाँ लिखी होती। कहानी संग्रह का मतलब होता है कि एक कहानी के साथ बहुत सारी कहानियाँ उसमें रख दी जाती हैं, ठीक है, और नामकरण कर दिया जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद का 9 के करीब कहानी संग्रह मिलते हैं, लेकिन उनका एक उर्दू में उपन्यासों का संकलन भी मिलता है, इसमें छोटे बड़े उपन्यास मिलते हैं, और इस उपन्यास संकलन का नाम मंगलाचरण था। जी, अगर आपको जानकारी नहीं मिली है तो वीडियो को यहीं से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे वीडियो और भी शानदार होने वाली है। उनके प्रारंभिक उपन्यासों के संकलन का नाम, उर्दू के उपन्यास थे ना इसमें, तो उपन्यासों के संकलन का नाम ही मंगलाचरण था। साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, साथ ही यह है प्रेमचंद की अब तक की उपलब्ध सभी रचनाओं में सबसे पुरानी रचना है, ठीक है। यही प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। प्रेमचंद के इस लघु उपन्यास का प्रकाशन बनारस के साप्ताहिक उर्दू साप्ताहिक था ये, ठीक है, जिसमें ये प्रकाशित होता था। प्रेमचंद के इस लघु उपन्यास का प्रकाशन बनारस के साप्ताहिक उर्दू पत्र आवाज़ ए खलक, याद रखिएगा पत्र का नाम, ठीक है, आवाज़ ए खलक में 8 अक्टूबर 1903 से लेकर 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक के रूप में मुंशी धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी के नाम से प्रकाशित हुआ। तो याद रखिएगा, असरारे माविद उर्फ देवास्थान रहस्य को धारावाहिक रूप में आवाज़ खलब एक उर्दू पत्रिका में, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और उसमें ये मुंशी धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी के नाम से प्रकाशित होता था। यह उर्दू के लिखित उपन्यास हैं, ठीक है। और साथियों, उर्दू का नाम तो उन्होंने ये रखा था, लेकिन जब पत्रिका में प्रकाशित होने लगा तो इसका नाम मुंशी धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी के नाम से प्रकाशित हुआ है, ठीक है। यह उर्दू में लिखित उपन्यास है जो संभवतः कभी पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ। इसे महज संयोग ही कहा जाना चाहिए कि अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र के समान ही यह प्रथम उपन्यास भी अधूरा रह गया। देखो, एक साहित्यकार या एक उपन्यासकार के लिए एक ऐसी बदकिस्मती रही होगी कि उनका पहला उपन्यास देवास्थान रहस्य या फिर असरारे माविद उर्फ देवस्थान रहस्य अधूरा रह गया, और उनका जो अंतिम उपन्यास था मंगलसूत्र, वो भी अधूरा रह गया था। हालांकि मंगलसूत्र को उनके पुत्र अमृत राय ने कंप्लीट कर दिया था बाद में। उर्दू पत्र आवाज़ खलक का 1 सितंबर 1904 का अंकन ना मिल पाने के कारण इस उपन्यास का उस अंक में प्रकाशित उपन्यास अंश प्राप्त नहीं हो पाया है।
तो 1 सितंबर 1904 में जो अंक प्रकाशित हुआ था इस आवाज़ खलक का, वो अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके कारण इसकी कुल प्रतियां जो हैं, कॉपियां जो हैं, नहीं मिल पाई हैं कि पूर्ण उपन्यास का दर्जा इसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुछ अंश इसके अभी भी अप्राप्य हैं, या अप्राप्त कह सकते हैं, प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो आगे पढ़ते हैं साथियों, ये देख लेते हैं। यही कारण है कि मंगलाचरण में इस अंक के अंश के सभी अंश, दोबारा से पढ़ देते हैं। यही कारण है कि मंगलाचरण में इस अंक के अंश के अतिरिक्त शेष सभी अंश प्रकाशित किए गए हैं। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद के पत्रों के आधार पर इस उपन्यास का रचनाकाल सन 1900 के आसपास माना था। ये तो हो गई इसके बारे में एक विशेष जानकारी। आगे देखते हैं, कुछ और भी इसके बारे में लाया हूँ मैं आपके सामने। साथियों, कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं, वो भी जय देवस्थान रहस्य के बारे में ही है। और क्या कह रहे हैं कि प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में बाबाओं, छल, प्रपंच, धार्मिक प्रखंड, व्यभिचार, जिसे भोग विलास कह सकते हैं, उनके चारित्रिक पतन का यथार्थ प्रभावशाली ढंग से उकेरा है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के शब्दों में धार्मिक कट्टरता के उस युग में धर्म स्थानों और धर्म के ठेकेदारों के कलुष में जीवन की झांकी प्रस्तुत करने में उपन्यासकार के साहस की प्रशंसा करनी पड़ेगी। यह प्रेमचंद की सामाजिक चेतना ही है जो धर्म के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचारों के निवारण का साहस कर सकी है। प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में महंतों के अधार्मिक कृत्यों, भोग विलासमय जीवन, ईश्वर भक्ति के लिए आई अनजान और भोली स्त्रियों को भासना का साधन बनाने, वेश्याओं का मंदिर में नाच, शराब, कबाब जिससे युक्त जीवन, स्त्रियों के जेवर, कपड़े, हथियाने के कुचक्र आदि का चित्रण करके यह सिद्ध कर दिया है कि देवस्थान मंदिर अब देवताओं के निवास स्थल न रहकर अयास, जालिम, बेईमान महंत पुजारियों के भोग विलास के अड्डे बन गए हैं। साथियों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि उस वक्त ये ऐसा दौर चल रहा था कि जो मंदिरों में पंडित वगैरह हुआ करते थे, प्रीस्ट वगैरह, वो भोली वाली जनता, जैसे स्त्रियों को बहुत जल्दी अपने चपेटे में ले लेते थे, तो उनका ही जिक्र जो है किया। हालांकि इसके पात्रों के बारे में अभी भी संदेह है, और यदि पात्र मिलते हैं तो मैं आपके सामने वो भी लेकर आऊँगा। देवस्थान रहस्य बहुत अच्छा उपन्यास माना जाता है, ये भी उनका पहला उपन्यास है। तो साथियों, आगे चलते हैं। साथियों, इतनी जानकारी देवस्थान रहस्य के बारे में मिल गई आपको, बहुत आवश्यक थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उर्दू का क्या नाम था, पहला उपन्यास कौन सा था, उसको हिंदी में, और हिंदी में इस हिंदी का क्या नाम था देवस्थान रहस्य का, और इसके अतिरिक्त कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, क्या उसकी विशेषता है ना, ये सब प्रश्न जो है आने चाहिए आपको। तो साथियों, अगला जो हमारे पास उपन्यास है उनका प्रेमा। साथियों, प्रेमा उपन्यास हिंदी का उनका पहला उपन्यास माना जाता है, माफ़ करिएगा, हिंदी में प्रकाशित होने वाला उनका उर्दू का पहला उपन्यास। जो देवस्थान रहस्य है वो साथियों हिंदी में प्रकाशित नहीं हुआ था। हालांकि उसकी कुछ कॉपियां भी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई हैं अच्छी तरह से, ठीक है, धारावाहिक के रूप में वो प्रकाशित हुआ था। लेकिन प्रेमा उपन्यास जो है हिंदी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेमा हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास था, जो बाबू नवाब राय बनारसी के नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है जी। बाद में हो सकता है कि बाबू नवाब राय बनारसी के नाम से जब प्रकाशित हुआ तो उसके बाद प्रेमा नाम इसका रखा गया हो। इस उपन्यास के प्रथम संस्करण सन 1907 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से छपकर प्रकाश में आया। प्रेमा उपन्यास मूलतः प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास हम खुरमा न हम सवाब, साथियों याद रखिएगा, प्रेमा उपन्यास का उर्दू में क्या नाम था, हम खुरमा न हम सवाब, और जब प्रकाशित हुआ तो बाबू नवाब राय बनारसी के नाम से प्रकाशित हुआ। अगर इससे भी ज़्यादा और जानकारी कि बाबू नवाब राय बनारसी का दूसरा नाम क्या था, तो प्रेमा था। साथियों, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, आवश्यक है, ठीक है। हम खुरमा न हम सवाब ये उर्दू का उपन्यास था, और हिंदी में इसका अनुवाद किया था बाद में उन्होंने। आगे क्या लिखते हैं कि मंगलाचरण में असरार माविद मतलब देवस्थान रहस्य के बाद हम खुरमा न हम सवाब तथा प्रेमा क्रम से संकलित किए गए, ठीक है। पहला उपन्यास देवस्थान रहस्य, या फिर असरार माविद उर्फ देवस्थान रहस्य, और उसके बाद हम खुरमा व हम सवाब जो दूसरा उपन्यास था, और इसको प्रेमा नाम से या फिर बाबू नवाब राय बनारसी के नाम से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। ये जानकारी आपको दी मैंने, आगे ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो मूल बात है वो पात्रों के नाम है, आगे मैं लाऊंगा आपके सामने इसके प्रेमा उपन्यास के।
साथियों प्रेमा उपन्यास के जो उर्दू का नाम है प्रेमा, ठीक है, प्रेमा तो हिंदी में जब परिवर्तित कर दिया तब उसका नाम पड़ा था उस उपन्यास का, लेकिन उर्दू का नाम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अभी से। और साथियों एक और जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, देख लेते हैं। प्रेमा उपन्यास की कथा मुख्यतः प्रेमा और पूर्णा नामक दो सखियों के विवाह से संबंधित है। साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लाया हूँ, दो मुख्य पात्र हैं जहाँ पर, ठीक है, प्रेमा और पूर्णा, ठीक है, दोनों सहेलियाँ होती हैं। पूर्णा विवाहित होती हैं और प्रेमा जो है इसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, लेकिन पूर्णा का पति जो है वो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो प्रेमा का आशिक होता है, कौन होता है उसके बारे में बात करेंगे। वो प्रेमा का जो आशिक है, जो प्रेमी है, वो पूर्णा के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि वो एक आदर्शवादी सोच और आगे बढ़ने वाली सोच रखता है कि पूर्णा जो है अभी उसका जीवन साथी मर गया है, तो क्यों ना मैं ही उसका हाथ थाम कर उसको एक नई ज़िंदगी दूँ, प्रेमा को तो कोई भी अच्छा खासा लड़का मिल जाएगा। तो ऐसी कोई कथा है जी, मैंने उपन्यास पढ़ा हुआ है, बहुत शानदार है, ज़्यादा बड़ा नहीं है साथियों। आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रेमचंद ने इस उपन्यास का नाम प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह भी रखा होगा। ये एक काल्पनिक चीज़ है कि हाँ शायद उन्होंने प्रेमा या इसका नाम दो सखियों का विवाह भी रखा हो। तो प्रेमा उपन्यास ही आपने लेकर चलना है, और इसका नवाब राय बनारसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसी उपन्यास को। तो बहुत सारे नाम एक उपन्यास के उन्होंने रख डाले हैं, जब जनता ने रख डाले, ये भी हो सकता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ, किसी अन्य वीडियो में नहीं मिलेगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास का नायक अमृत राय, ये लिख लीजिए आप। उपन्यास का नायक अमृत राय और नायिका क्या है, प्रेमा। परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परंतु एक दिन अमृत राय प्रेमा के पिता मुंशी बद्री प्रसाद के पत्र व्यवहार से खिन्न होकर प्रेमा की सहेली विधवा पूर्णा से विवाह कर लेता है। साथियों जो वो अमृत राय जो प्रेमा का प्रेमी है, वो क्यों मुंशी बद्री प्रसाद जो कि प्रेमा के पिता, उसके साथ उसकी कहासुनी क्यों हो जाती है, क्योंकि बद्री प्रसाद जो हैं वो बार बार अपनी बेटी की जो बेइज्जती हो रही है कि हाँ दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है अमृत राय और प्रेमा के बीच में। तो बद्री प्रसाद क्या है, वो लांछन लगाते हैं कि तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते हो, ऐसे कुछ है कहानी। लेकिन जो अमृत राय है वो आदर्शवादी सोच वाला व्यक्ति है, वो कहता तो है कि हाँ मैं प्यार तो करता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाऊँगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है उसकी ज़िंदगी में कि वो कर नहीं पाता। हालांकि वो प्रेमा को बहुत दिल से प्यार करता है। उधर प्रेमा का विवाह भी अमृत राय के मित्र दाननाथ से हो जाता है। जब अमृत राय शादी नहीं करते हैं प्रेमा से, तो उसके बद्रीनाथ पिता जो हैं प्रेमा के पिता, वो अमृत राय के ही एक मित्र दाननाथ, ठीक है, अमृत राय के ही एक मित्र दाननाथ के साथ प्रेमा का विवाह कर देते हैं। दाननाथ प्रेमा पर संदेह करता है। संदेह किस बात का करता है कि अभी भी अमृत राय को जो भुला नहीं पाई है, ठीक है। दाननाथ प्रेमा पर संदेह करता है और उससे कहता है कि एक स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है साथियों। एक स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते, ये प्रेमा उपन्यास में से ली गई है। और क्यों कहता है, क्योंकि प्रेमा अभी भी अपने पुराने प्रेमी को भुला नहीं पाए, जिसका नाम अमृत राय है, ठीक है। और एक दिन और वह एक दिन रात्रि में अमृत राय के घर से उसे मारने जाता है, जहां अंधेरे में वह पूर्णा की गोली का शिकार हो जाता है, और पूर्णा भी स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है। ये तो साथ ही शॉर्टकट में जहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि पूर्णा का भी एक पति होता है जिसकी नदी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। फिर अमृत राय उसका हाथ थामता है, पूर्णा का, जो कि प्रेमा की ही सहेली होती है। लेकिन प्रेमा की शादी भी उसके ही मित्र दाननाथ से होती है, अमृत राय के। ये हो सकता है मैं आपको घुमा रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सत्य कहानी है, ठीक है। अमृत राय की शादी प्रेमा की ही एक सहेली पूर्णा के साथ होती है, और जो प्रेमा है उसकी शादी बद्रीनाथ जो कि पिता हैं प्रेमा के, बद्रीनाथ उसकी शादी दाननाथ के साथ कर देते हैं, जो कि अमृत राय के ही मित्र हैं। तो दाननाथ शादी के बाद खुश नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेमा अभी तक भी अमृत राय को भुला नहीं पाई होती है। और एक बात क्या होता है कि वो अमृत राय को मारने के लिए चला जाता है बंदूक लेकर, लेकिन पूर्णा जो है वो रात के अंधेरे में देख लेती है दाननाथ को आते हुए, और दाननाथ को वो गोली मार देती है और खुद भी सुसाइड कर लेती है। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें सैक्रिफाइस कर देती है पूर्णा अपने पति के लिए, अपने द्वितीय पति के लिए। आगे क्या है,
अंत में अमृत राय और प्रेमा का विवाह हो जाता है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने विधवा विवाह का समर्थन किया है। विधवा विवाह किसने किया? अमृत राय ने किया। अपने सुधारवादी दृष्टिकोण को महत्व दिया है। उपन्यास का उद्देश्य विधवा जीवन की समस्याओं का चित्रण तथा उसका समाधान प्रस्तुत करना है। इस उपन्यास में भारतीय समाज व्यवस्था में विधवा स्त्री की सामाजिक परिस्थिति का मार्मिक चित्रण हुआ है। इनको चाहिए कि ये अपने लंबे लंबे केश कटवा लें, क्या नाम कि दूसरों के घर आना जाना छोड़ दें, कंघी चोटी भी ना करें, पान ना खाएं, रंगीन साड़ी ना पहनें और जैसे संसारिक विधवाएं रहती हैं वैसे रहें। तो एक कटाक्ष किया गया है कि क्यों जब कोई किसी पति का माफ़ करिएगा, किसी स्त्री का पति मर जाता है तो क्यों उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, उसको लंबे लंबे केश कटवाने के लिए कहा जाता है, दूसरों के घर आने जाने पर रोक लगा दी जाती है, क्यों उसके बाल बनाने पर भी कटाक्ष किए जाते हैं, क्यों वो अच्छे पकवान ना खाए, क्यों पान ना खाए, रंगीन साड़ियाँ क्यों ना पहने। ऐसे बहुत सारे आडंबरों पखंडों के ऊपर जो कि हिंदू या किसी अन्य धर्म में भी उस वक्त स्थापित थे। तो इस पर एक गहरा आघात क्या है उस उपन्यास ने बहुत सफल रूप से ये साथी उभर कर हमारे सामने आता है। जो उपन्यास के जो पात्र हैं वो आपको बता देता हूँ। अमृत राय, प्रेमा, दाननाथ, पूर्णा, ये मुख्य पात्र हैं 4। तो बद्रीनाथ आपको पता ही है जे जो हैं वो प्रेमा के पिता हैं। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। उपन्यास बहुत रोचक है। आपको ये उपन्यास जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा। हिंदी उपन्यास करके आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर सर्च करिए। एक 15-20 MB का ऐप होगा, उसमें ये प्रेमा नाम से ये उपन्यास आपको मिल जाएगा। पढ़िए, बहुत रोचक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। साथियों उनके हिंदी के मौलिक रूप से उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उर्दू के उपन्यास। ठीक है, कुछ प्राप्त हुए, कुछ नहीं प्राप्त हुए, लेकिन एक कुछ उपन्यास ऐसे भी हैं जो कभी किसी पुस्तक में भी देखने को नहीं मिलता है उनके बारे में कि क्या बात है इसमें, कि इसमें कौन सी कथा है। हालांकि उनका तीसरा उपन्यास जो है 1907 में ही प्रकाशित माना जाता है, और लेकिन अभी तक इसकी कोई भी प्रतिलिपि हमें मिली नहीं है। 1907 ईस्वी में किशना नामक उपन्यास माना जाता है कि आया था उनका। जय प्रेमचंद का एकमात्र उपन्यास है जो अभी तक अप्राप्य है, मतलब मिला नहीं है। उर्दू मासिक पत्रिका है जमाना। ठीक है, जमाना के अगस्त 1907 के अंक में इस उपन्यास का सर्वप्रथम विज्ञापन मिलता है। इसकी प्रथम समालोचना जमाना के ही अक्टूबर-नवंबर 1907 के अंक में प्रकाशित हुई थी। किशना के विषय में जमाना की इस समालोचना में स्पष्ट रूप से लिखा है, यह भी एक नावल है और हमारे सोशल रिफॉर्म से ताल्लुक़ रखता है। जमाना के मशहूर मजमून निगार मुंशी नवाब राय साहब बनारसी इसके मुसन्निफ़ हैं, जो फ़ने नाविलवसी पर उम्दा अबूर रखते हैं। उन्होंने औरत में जेवर के फजूल शौक़ की अच्छी चथाड़ की है। तो ये इस उपन्यास में क्या मुख्य है वो बताया जा रहा है कि औरतों के जेवरों के प्रति जो अत्यधिक लोभ है, शौक़ है, उसके ऊपर गहरा आघात किया गया है किशना उपन्यास में, जो कि उर्दू में था। जैसा साथियों याद रखना है। और जमाना नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका में जो प्रकाशित होता था। तो ये थोड़ी सी विशेषता इस उपन्यास की हमारे सामने उन्होंने रखी है। ठीक है, और इसके पात्रों के बारे में कुछ खास जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन बताया जाता है इस प्रकार। आगे पढ़ लेते हैं। इस प्रकार जमाना की समालोचना से स्पष्ट हो जाता है कि किशना प्रेमचंद का ही उपन्यास है और इस उपन्यास का कथानक नारी की आभूषण प्रियता पर केंद्रित है। साथियों आपने पढ़ा होगा कि गबन एक ऐसा उपन्यास था जो कि नारियों की आभूषणों के प्रति, गहनों के प्रति अत्यधिक पसंदीदा, हम कह सकते हैं अत्यधिक लोभ, गहनों के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा गबन उपन्यास में दिखाया गया है। ठीक है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन किशना उपन्यास जो है, हो सकता है गबन को लिखने से पहले उन्होंने किशना उपन्यास को दोबारा से पढ़ा होगा और फिर गबन को पूर्ण किया होगा। लेकिन अभी तक ये किशना उपन्यास में मिला नहीं है, लेकिन जमाना पत्रिका में इसके बारे में देखने को मिल जाता है। हो सकता है कुछ अंश साहित्यकारों को मिले हों जमाना पत्रिका के, तो उसमें किशना उपन्यास कुछ अंश उसके मिले हों। ठीक है, तो किशना उपन्यास उर्दू में लिखा था उन्होंने, और जो भी मंगलाचरण उपन्यास के संकलन में माना जाता है कि रखा होगा मुंशी प्रेमचंद। हालांकि इसके कुछ सबूत नहीं मिले, लेकिन यदि पेपर में आ जाए कि किशना उपन्यास किसका है तो प्रेमचंद जी का है ये भी, और जो अभी तक अप्राप्य है, इसकी प्रतिलिपियाँ नहीं मिली हैं। ठीक है साथियों, तो गबन के साथ इसकी जो कथा वस्तु काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हो सकता है गबन को लिखने से पहले उन्होंने किशना को याद किया हो, किशना उपन्यास को याद किया हो। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गई थोड़ी सी जानकारी, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक अप्राप्य है।
आगे चलते हैं साथियों। कृष्णा उपन्यास के बारे में ज़्यादा तो नहीं मिला है, लेकिन उनका एक उपन्यास माना जाता है रूठी रानी। अब ये चौथे उपन्यास के ऊपर आगे, पहला क्या था असरार मुआविद उर्फ देवास्थान रहस्य, फिर उसके बाद प्रेमा आया, फिर उसके बाद आया हमारा कृष्णा उपन्यास, अभी आया रूठी रानी। साथियों ये उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या है कि उनके ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यासों को छोड़कर ऐसे उपन्यासों के बारे में पूछ लिया जाता है जो हमें नहीं ज्ञात होता है। तो रूठी रानी उपन्यास, रूठी रानी प्रेमचंद का सबसे छोटा उपन्यास माना जाता है। मंगलाचरण में यह उपन्यास मात्र 36 पृष्ठों में समाप्त हो जाता है। इस उपन्यास का प्रथम बार प्रकाशन उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जमाना में अप्रैल 1907 से अगस्त 1907 तक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो यह भी धारावाहिक के रूप में ही प्रकाशित हुआ और मंगलाचरण संकलन में इसको रखा गया है। यह उपन्यास उर्दू के पुस्तककार रूप में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्या कथा है इसकी उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है हमारे लिए पढ़ना। रूठी रानी प्रेमचंद का प्रथम और अंतिम ऐतिहासिक उपन्यास है। साथियों ऐतिहासिक उपन्यासों की हम बात करें तो वृंदावन लाल वर्मा का बहुत नाम चलता है ऐतिहासिक उपन्यासों को लिखने के लिए, लेकिन माना जाता है कि प्रेमचंद ने भी एक अंतिम और एकमात्र उनका ऐतिहासिक उपन्यास मिलता है रूठी रानी नाम से। इस उपन्यास में लेखक ने मारवाड़ ये राजस्थान में जगह आपको पता होगा, मारवाड़ नरेश मालदेव और उनकी रूठी रानी उमादे की कथा का चित्रण किया है। साथियों मालदेव और जो मारवाड़ नरेश मालदेव और उनकी रूठी रानी उमादे की कथा का चित्रण किया है। साथियों ये पात्रों के नाम आप लिख लीजिए। इसमें 2 मुगल सम्राटों हुमायूं और अकबर तथा एक अफगान शासक शेर शाह सूरी के आक्रमण का उल्लेख हुआ है। ये भी आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। रूठी रानी उमादे के रावल लोन किरण की पुत्री है, ये भी आप लिख लीजिएगा। उमादे का विवाह राजा मालदेव के साथ हुआ, लेकिन भारीली नामक दासी पर आसक्त हो जाने से उमादे अपने पिता मालदेव से रूठ गई है और जब तक उसका पति जीवित रहा तब तक रूठी ही रही। मालदेव की मृत्यु के साथ उसका हठ भी समाप्त हो गया। वह तीसरे दिन मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई। लेखक ने इस कथा को क्रमशः शादी की तैयारी, शादी रंग में भंग, रानी की हठ, उमादे और उसकी सौतने मनाने की कोशिशें, रानी फिर उठ गई, सोतिया डहा, राजपूतों की बहादुरी, रावजी का देहांत, रूठी रानी का सती होना शीर्षक कुल 11 अध्यायों में विभक्त किया है। तो साथियों इसके 11 अध्याय मिलते हैं रूठी रानी के। हालांकि ये ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसके पात्रों के बारे में और जो इसकी विशेषताएं हैं, जो इसकी कथा वस्तु है, क्या क्या है इसमें, ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो ये इसके अतिरिक्त कुछ और भी जानकारी है कि इस उपन्यास में उन्होंने राज परिवारों में लड़की का जन्म होने पर शोक मनाने, नारी के दयनीय स्थिति, विवाह के लिए मुहूर्त निकालने, ज्योतिषियों को महत्व देने, उच्च वर्ग की विलासप्रियता, रानियों के आपसी राग द्वेष, ईर्ष्या, राजपूतों की वीरता, भ्रष्टाचार, राजपूतों के लोक परंपरा, सती प्रथा आदि का यथार्थ चित्रण किया है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने राजपूतों की आपसी फूट का भी चित्रण किया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा उपन्यास माना जाता है ऐतिहासिक रूप से उनका, जो कि एक अंतिम उपन्यास माना जाता है कि एक ही लिखा है और ये भी उनका ऐतिहासिक रूप से अंतिम उपन्यास माना गया। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी आपको मिल गई, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, और क्योंकि प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन जितने पूछे जाएंगे उसको मैंने कवर कर दिया है। ठीक है साथियों, नोट्स बनाइए बहुत ज़्यादा इसके। तो साथियों हमारा अगला उपन्यास जो है वो आज का हमारा अंतिम उपन्यास होगा, क्योंकि अगली वीडियो के लिए भी हम बहुत कुछ छोड़ देंगे, सेवा सदन से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन ये आज हमारा जो अंतिम उपन्यास है इस वीडियो का वो है वरदान। इसके ऊपर, इसके आगे भी साथियों बहुत सारे उपन्यास है जिसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक बन जाता है, लेकिन वरदान उपन्यास भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। ये भी पहले उन्होंने उर्दू में लिखा था, बाद में इसका रूपांतरण हिंदी में उन्होंने कर दिया था। ठीक है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके पात्रों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका सामान्य सा परिचय पढ़ लेते हैं। वरदान 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यह प्रेमचंद द्वारा उर्दू में रचित जल व इसार नाम से उपन्यास का हिंदी अनुवाद हुआ था। ठीक है, जो याद कर लेते हैं, उर्दू में रचित। ठीक है, उर्दू में कैसा नाम था, जल व इसार, और जब हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया तो क्या रख दिया, इसका नाम वरदान। ठीक है जी, ये याद रखना है। उर्दू में इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1912 में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से नवाब राय नाम से हुआ था। हिंदी में इस उपन्यास का प्रकाशन संवत 1977 ईस्वी
ईस्वी संवत 1977 में ग्रंथ भंडार बम्बई से हुआ था। तो इसमें आप 57 घटा दीजिएगा, आपको आपका ईस्वी सन मिल जाएगा कि हिंदी में कब प्रकाशन हुआ। तो 1912 में माना जाता है। ठीक है साथियों, आगे वरदान उपन्यास की कहानी देश के लिए उपकारी बेटे का वरदान मांगने वाली माता सुवामा और उसके सन्यासी जाति सेवी और राष्ट्र प्रेमी बेटे प्रताप चंद्र की कहानी है साथियों। इसके बारे में मैंने बता दिया है। कैसी कहानी है? उपकारी बेटे का वरदान मांगा है, किसने मांगा है? माता सुवामा ने। ठीक है, और उसके सन्यासी जाति सेवी राष्ट्र प्रेमी जो उसका बेटा है प्रताप चंद्र, उसकी कहानी है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत अच्छा उपन्यास है साथियों। सुवामा जो है उसका कोई भी बच्चा नहीं होता है, तो अपने पति के साथ वो मंदिर में जाती है, बहुत देर तक प्रार्थना करती है और मंदिर जो है वो माता का है और माँ से पुत्र की प्राप्ति करती है और कहती है कि मैं इसे देश के लिए बलिदान कर दूंगी, मुझे ऐसा बेटा दो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही प्रार्थना कर कर उसको एक ऐसा बेटा मिलता है जिसका नाम वो प्रताप चंद्र रखती है और वो कहती है कि ये मेरा बेटा कभी शादी नहीं करेगा और अपनी जाति की सेवा सन्यासी के रूप में रहेगा। ठीक है, हालांकि ये अलग बात है, जब बड़ा होता है तो उसको अपने ही पड़ोस में रह रही है एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है। ठीक है, हालांकि वरदान क्या है साथियों? इसमें वरदान मिला होता है माँ सुवामा को। ठीक है, जो आपके सामने रख रहे हैं आपके नाम, उनका पात्रों का नाम मैंने रख दिया है। प्रताप चंद्र की माता का नाम क्या था? सुवामा। और सुवामा जो है माँ के मंदिर में जाती है और कहती है कि आप मुझे बलिदान मतलब आप मुझे वरदान दो कि मेरा एक बेटा हो जो कि राष्ट्र प्रेमी हो और पूरे राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। साथियों बहुत अच्छा कहानी का प्लॉट बना हुआ है जहाँ पर। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है कि वस्तुतः यह कहानी एक ऐसे सात्विक तथा पवित्र प्रेम की परिचायक है जिसकी परिणति भले ही मिलन के रूप में ना हो पाई हो, परंतु इस उपन्यास ने दो चरित्रों की जीवन धारा को ही बदल दिया। इस उपन्यास में एक सामान्य सा युवक कृष्णचंद्र प्रेम में असफल होकर राष्ट्र सेवा के प्रति अपने समर्पण भाव से हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करता चित्रित हुआ है। ठीक है साथियों, जिसके ऊपर हम बात करते हैं आगे। उसने बालाजी के स्वरूप में अपार ख्याति अर्जित की है। वही दूसरी ओर नायिका विरजन, अभी नायिका कौन है जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग होता है, थोड़ा सा आकर्षण होता है दोनों के बीच, तो विरजन नाम की लड़की के साथ उसका प्रेम होता है जो कि उसके पड़ोस में ही रहने के लिए आई होती है बचपन से ही। तो उसने बालाजी के रूप में अपार ख्याति अर्जित की। वहीं दूसरी ओर नायिका विरजन ने भी प्रेम में सफल न होने पर भारत महिला उपनाम से कविताएं रचकर अपार लोकप्रियता अर्जित की। तो जो विरजन है वो भी हालांकि उसको प्यार होता है जहाँ प्रताप चंद्र के साथ, लेकिन वो भी सामाजिक जो बंदियां हैं उसके अधीन रहती है और भारत महिला उपनाम से वो भी कविताएं अर्जित करती हैं देश के लिए। इस उपन्यास की माधवी भी बालाजी के प्रेम में त्याग, तप एवं समर्पण का परिचय देकर योगिनी बनती चित्रित हुई है। माधवी मतलब नायिका। माधवी प्रथम ही से मुरझाई हुई कली थी, निराशा ने उसे खाक में मिला दिया। 20 वर्ष की तपस्विनी जोगी होकर हो गई। तो विरजन जो है वो एक 20 साल में ही तपस्विनी बन जाती है। बहुत अच्छी कहानी है साथियों। ठीक है, उसको अपना प्यार नहीं मिलता है और बाद में वो भी देश के लिए लिख रही है कुछ न कुछ कविताएं। साथियों आगे पढ़ते हैं, ये देख लीजिए आप। निराशा ने उसे खाक में मिला दिया। माधवी मतलब वृजन। तो 20 वर्ष की तपस्विनी जोगी हो गई। इस उपन्यास में भारतीय नारी के त्याग, तप, संयम, निस्वार्थ प्रेम, समर्पण के साथ साथ देश प्रेम की भावना भी व्यक्त हुई है। जैसे सूम के हृदय में मरते समय अपने घड़े हुए धन के सिवाय और किसी बात का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार हिंदू स्त्री अपने अंत समय में पति के अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं रख सकती। तो ये एक छोटी सी कथा की विशेषता जहाँ पर जरूर बताई गई है। आपको एक अन्य जानकारी बता दें कि सुवामा और उसका पति शालिग्राम, ठीक है, सुवामा नाम आया है एक, जो कि प्रताप चंद्र की माँ है, और शालिग्राम, ये दोनों पति पत्नी हैं, शालिग्राम। और उनकी एकमात्र संतान क्या है, क्या नाम है उसका एकमात्र संतान का, क्या नाम है जी? जी हाँ, प्रताप चंद्र। ठीक है,
और जो उनके पड़ोस में रहने के लिए आते हैं, कौन रहने के लिए आते हैं? स्वामा और शालीराम, उनका पुत्र प्रताप चंद्र, और जो एक घर में रह रहे होते हैं गांव में, और जो पड़ोस में रहने के लिए आते हैं वो कौन है? सुशीला और संजीवन लाल और उनकी पुत्री विरजन। याद रखिएगा, मैंने नाम ऐसे बोल दी, सुशीला, संजीवन लाल और उनकी पुत्री विरजन। जब 3 जन जो हैं उनके पड़ोस में रहने के लिए आते हैं, तो कहते हैं कि पड़ोसियों में आचार विचार तो होता ही है, आपस में मेल मिलाप होता ही है, ठीक है, मेल मिलाप होता है। तो विरजन जो है वो प्रताप चंद्र के साथ बहुत ज़्यादा आकर्षण में रहने लगती हैं, दोनों के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि स्वामा नहीं चाहती थी कि वो किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग में पड़े, और उसका बेटा प्रताप चंद्र, क्योंकि उसने तो वरदान मांगा होता है कि मेरा बेटा हमेशा ही देश प्रेम में ही लगा रहे और मैं इसका बलिदान कर दूंगी देश के खातिर। तो ऐसी कहानियाँ साथियों। लेकिन विरजन को जब पता चलता है कि स्वामा जो कि प्रताप चंद्र की माता है ऐसा चाहती हैं, तो वे भी अपने आप को प्रताप चंद्र से अलग कर लेती हैं, ठीक है साथियों। इसके अतिरिक्त विरजन का पति कमल विरजन की शादी हो जाती है, विरजन का पति कमलाचरण, ठीक है, और उसका जो ससुर है श्यामचरण, जो वो भी इस उपन्यास के कुछ पात्र हैं। प्रताप चंद्र की प्रेमिका माधवी। साथियों, मैं माधवी यहाँ पर गलत ले रहा हूँ, ठीक है, ये नाम विरजन का नहीं है, ये माधवी एक अलग पात्रा है जो कि विरजन के पति प्रताप चंद्र की एक प्रेमिका है, ठीक है। आपको अभी समझ में आ गया होगा। विरजन की शादी हो जाती है, प्रताप चंद्र से शादी नहीं होती है। विरजन का जो पति है कमलाचरण, उसकी प्रेमिका माधवी है, उसकी यहाँ पर विशेषता बताई गई। ये थोड़ी सी गलती मुझसे लग गई, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है तो थोड़ा सा दिमाग में निकल जाता है। हालांकि जो भी उपन्यास मैंने पढ़ा हुआ है बहुत दिल को छू जाने वाला उपन्यास है, ठीक है। और प्रताप चंद्र और विरजन का आपसी प्रेम चलता है, लेकिन बड़े होकर दोनों का प्रेम जो है वो रंग नहीं ला पाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। विरजन की शादी हो जाती है, लेकिन बाद में वो एक कवित्री के रूप में कविताएँ भी लिखती हैं, जोगनी बन जाती है, तपस्विनी बन जाती है, ठीक है। प्रताप चंद्र भी अपने ही राह में निकल जाता है। तो एक छोटा सा एक हम कह सकते हैं कि ये किसी उपन्यास का अंत नहीं है साथियों, ये छोटी सी कहानी है, ठीक है। तो ये सब जानकारियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी साथियों। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इसी प्यार के लिए हम तरसते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। वरदान तक हमने कर लिया है, कल हम सेवा सदन से शुरू करेंगे, ठीक है साथियों। ये जानकारी मैंने आपको दे दी है इसके पात्रों के बारे में। बहुत अच्छा उपन्यास है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।